नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम यूसी नेट की जो सीरीज़ है, एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ हमने चलाई है, उसमें चोल शासन को लेकर आए हैं। चोल प्रशासन, चोल डायनेस्टी से लेकर प्रश्न हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। 30 ऐसे प्रश्न हैं जो हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए और डिस्कस कीजिए, पढ़िए, इनको एनालिसिस कीजिए, इनका जवाब देने की कोशिश कीजिए। यही प्रैक्टिसेस है आपके यूसी नेट, क्योंकि 20 दिन आपके पास अभी बचे हैं, तो यही चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस आपको करनी है। इसी टॉपिक से रिलेटेड चोल डायनेस्टी से लगभग 3 से 4 प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको यूजीसी नेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। किस चोल शासक ने मदुरै, कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया? विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम तथा कुलोत्तुंग प्रथम। इसका आंसर आ जाएगा परांतक प्रथम। परांतक प्रथम 907 से 955 ईस्वी तक शासक हुआ। यह आदित्य प्रथम का पुत्र था। यह चोल वंश का सबसे वास्तविक संस्थापक था और यह पहला सार्वभौम या सर्वसत्ता संपन्न शासक था। इसने मदुरै के पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय पर आक्रमण किया और वेल्लूर के युद्ध में उसे हरा दिया। ठीक है, मदुरै पर विजय के उपलक्ष्य में उसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। इसकी अन्य उपाधियां थी मधुरांतक, वीरचोल तथा संग्राम राघव। इसकी कौन कौन सी उपाधियां और थी? मधुरांतक, वीरचोल तथा संग्राम राघव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? उदयंदिरम ताम्रपत्र, तिरुनेंडुगलम अभिलेख, करंडे ताम्रपत्र लेख, तिरुवाल गाडू अभिलेख। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा, तिरुनेंडुगलम अभिलेख। इसके जो शब्द है, इसकी जो शब्दावली है बहुत टफ है। ठीक है, भाषा जो है वो जो चोलकालीन जो भी टर्मोलॉजी आपको देखने को मिलती है वो थोड़ी मुश्किल है, उसको याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप ध्यानपूर्वक इन्हें पढ़ें, इस जो टर्मोलॉजी है उसको याद करें, ताकि आपको कोई आने वाले समय में या यूसी नेट के एग्जाम में दिक्कत ना आए। ठीक है, चोल इतिहास के सर्वाधिक प्रमाणिक साधन अभिलेख हैं जो बड़ी संख्या में प्राप्त हुए। कौन सा? तिरुनेंडुगलम अभिलेख। ठीक है, इनमें संस्कृत, तमिल, तेलुगु तथा कन्नड़ भाषाओं का उपयोग है। विद्यालय 850 से 871 ईस्वी के बाद चोल इतिहास में मुख्यतः अभिलेखों से ही जाना जाता है। ठीक है, बहुत सारा जो इतिहास है चोलकालीन वो आपको अभिलेखों से ही देखने को मिलता है, अभिलेखों से ही जानने को मिलता है। चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख तिरुनेंडुगलम अभिलेख से प्राप्त होता है। राजेंद्र प्रथम के समय के प्रमुख लेख तिरुवाल गाडू तथा करंडे दानपत्र जो उसकी उपलब्धियों का विवरण देते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेख राज तृतीय के समय का तिरुवनंतपुरम अभिलेख है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा था? ऑप्शन ए विजयालय, बी राजराज प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम। तो आंसर जो डी कुलोत्तुंग प्रथम। तो आंसर क्या है? डी कुलोत्तुंग प्रथम आ जाएगा। ठीक है, कुलोत्तुंग प्रथम चोल वंश का पराक्रमी नरेश महान प्रशासक था। कुलोत्तुंग ने चोल साम्राज्य के आंतरिक प्रशासन में अनेक सुधार किए, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार यह था कि उसने 2 बार 1086 तथा 1110 ईस्वी में भूमि सर्वेक्षण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा कि क्या है, कुलोत्तुंग प्रथम ने 1086 और 1110 में भूमि सर्वेक्षण करवाया था। ठीक है, भूमि का माप करवाया था अपने राज्य में। ठीक है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के उपज के आधार पर उसने टैक्स भी निश्चित किए थे। ठीक है, किसने किए थे? कुलोत्तुंग प्रथम ने किए थे। ठीक है, उसने अनेक कष्टदायक करों को हटाया। इसने विदेशी राज्यों के साथ कूटनीतिक एवं राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1077 ईस्वी में इसने 72 व्यापारियों का दूत मंडल जो है वो चीन भेजा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीन दूत मंडल किसने भेजा था? कुलोत्तुंग प्रथम। चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया एवं उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया? ऑप्शन ए कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन बी कुलोत्तुंग द्वितीय, ऑप्शन सी अधिराजेंद्र, ऑप्शन डी राजराज। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर आ जाएगा कुलोत्तुंग द्वितीय। विक्रम चोल का उत्तराधिकारी शासक था। यह धार्मिक रूप से असहिष्णु था। इसने नटराज मंदिर के प्रांगण में प्रतिष्ठित गोविंद राज की मूर्ति को हटवा दिया था और समुद्र में फिकवा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुलोत्तुंग द्वितीय ऐसा व्यक्ति था जिसने गोविंद राज की जो मूर्ति है उसको हटवाकर समुद्र में फिकवा दिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसको नोट कर लीजिए। इस मूर्ति को रामानुज ने पुनः प्राप्त कर इसे तिरुपति में प्रतिष्ठित किया था। इसी वजह से रामानुज को वह अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। इसने किसने? कुलोत्तुंग द्वितीय ने, और उसको परेशान भी किया था, उत्पीड़न भी किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण पूर्व एशिया में मेलाका जल डमरू मध्य में समुद्री डकैतों का मुकाबला करने में सक्रिय रूप से शामिल था? ठीक है, ऑप्शन ए पांडे, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी चालुक्य। तो ऑप्शन जो सी है उसका आंसर आ जाएगा चोल राजवंश। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो छोटी बनाऊंगा ताकि आप बोर ना हो और
आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो से हम बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बुनकरों और व्यापारियों के कैकोलर समुदाय को मंदिर प्रशासन और साथ में भूमि स्वामित्व अधिकारों में अधिक भागीदारी दी गई थी? ठीक है, कैकोलर जो शब्द है व्यापारियों का एक, बुनकरों का एक समूह होता था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ए पांड्य, बी चेर, सी चोल और डी चालुक्य वंश। तो जो चोल राजवंश है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चोल वंश में कई कोलार या कैकोलर समुदाय बुनकरों और व्यापारियों की श्रेणी थी, लेकिन वे भी सेनाओं को बनाए रखा। ठीक है, उनके पास भी अपनी सेनाएं होती थी। चोल काल के दौरान उनकी प्रमुख व्यापारिक और सैन्य भूमिकाएं रहती थी। शाही चोल शासकों ने 10वीं से 13वीं शताब्दी के शासनकाल के दौरान मंदिर प्रशासन और भूमि के स्वामित्व में बड़ी भागीदारी की थी। इनका श्रेय धन शक्ति में बदलाव को दिया जाता है। बुनकरों और व्यापारियों के वर्ग को कुशल और समृद्ध बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, अरुमौलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? अरुमौलीवर्मन। ठीक है, अरुमौलीवर्मन किस सम्राट का नाम था? ऑप्शन ए राजराज, ऑप्शन बी राजेंद्र, ऑप्शन सी राजाधिराज, ऑप्शन डी परांतक। तो ऑप्शन जो ए है उसका आंसर आ जाएगा राजराज। ठीक है, राजराज प्रथम प्रारंभिक नाम अरिमौलीवर्मन था। ठीक है, राजराज प्रथम जो था उसका नाम, जो प्रारंभिक नाम था, बचपन का नाम था, वो अरिमौलीवर्मन था। 985 ईस्वी के आसपास यह गद्दी पर बैठा था। ठीक है, राजराज प्रथम के शासनकाल से चोलों के विस्तृत विजय और समृद्धि का इतिहास प्रारंभ होता है। इसके शासन के 19वें वर्ष में उत्कीर्ण तंजौर अभिलेख में इसके युद्धों का वर्णन मिलता है। तंजौर अभिलेख किसका है? राजराज प्रथम का है। राजराज प्रथम की महत्तम उपलब्धि तथा नौसैनिक जो पराक्रम का उदाहरण है, लक्षद्वीप और मालदीव समूह के 1200 द्वीपों को जीतना था। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए कि उसने लक्षद्वीप और मालदीव समूह के क्या है 1200 द्वीपों को जीता था। ठीक है, राजराज प्रथम ने संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र, कलिंग तथा लंका, उत्तरी लंका को जीता था। ठीक है, उत्तरी लंका को भी किसने जीता था? राजराज प्रथम ने जीता था। आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन करवाया था? तो श्रीलंका किसने जीता था? अभी हमने देखा था राजराज प्रथम ने। तो यहाँ पर ऑप्शन कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजराज प्रथम और डी राजाधिराज। तो ऑप्शन सी इसका भी आंसर आ जाएगा, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसने श्रीलंका को जीता था और वहां पर अपनी क्या है स्वर्ण और ताम्र मुद्राओं की जो सिक्के हैं वो जारी किए थे। ठीक है, राजराज प्रथम का प्रारंभिक नाम अरुमौलीवर्मन था। ऊपर वाली वही आप देख सकते हैं जो व्याख्या है। ठीक है, पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित चोल शासकों में से मालदीव की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था? मालदीव को सबसे पहले किसने जीता था? तो ऑप्शन है राजराज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम और सी राजाधिराज और डी राजेंद्र प्रथम। तो इसका आंसर भी आ जाएगा राजराज प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से इसको देखिए। सम्रागवीर, बी बालपुत्र देव, सी आ जाएगा मार विजयोतुंग वर्मन और डी आ जाएगा शैलोक्यराज। तो इसका आंसर सी है मार विजयोतुंग वर्मन। ठीक है, चोल शासक राजराज प्रथम के काल में शैलेंद्र वंशीय शासक श्री विजय के द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए चूड़ामणि विहार को विजय के पुत्र मार विजयोतुंग वर्मन द्वारा पूरा किया था, जिसकी देखरेख के लिए राजराज ने उसे ग्राम दान में दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? देखिए ऑप्शन देखिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। तो ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजा प्रथम, राजाधिराज द्वितीय और परांतक प्रथम। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि परांतक प्रथम। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, परांतक प्रथम। प्रथम सर्व सत्ता संपन्न चोल शासक जो था वो परांतक प्रथम था। उसने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको याद कर लीजिए, आप इसको रट लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए चीज को कि सबसे पहले क्या है हेमगर्भ और तुलाभार यज्ञ किसने किया था? परांतक प्रथम ने किया था। चोल काल का शासक था, किसने किया था? परांतक प्रथम ने किया था हेमगर्भ और तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन। ठीक है, वेल्लूर के युद्ध में उसने पांडे एवं सियल राजाओं की सम्मिलित सेना को पराजित कर मदुरै पर अधिकार कर लिया था। किसने किया था? परांतक प्रथम ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजराज प्रथम की माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन है इलिंगोन पिच्ची, पंचवन महादेवियार, बानवन महादेवियार, बानवन महादेवी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा, बानवन महादेवी या वनवन महादेवी भी आपको कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक है, राजराज प्रथम 985 से 1015 तक इसका शासनकाल रहा। चोल साम्राज्य का पहला शक्तिशाली शासक इसको माना जाता है। इनके पिता का नाम सुंदर चोल तथा माता का नाम वनवन महादेवी या वानवन महादेवी था। इन्होंने
तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज है वो भी आप देख सकते हैं कि क्या करवाया था इन्होंने, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, राजराजेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भू राजस्व के निदान के लिए निम्नलिखित किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ करवाया था। ऊपर भी हमने इसको देखा था, यहाँ भी हम इसको देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजेंद्र द्वितीय और डी कुलोत्तुंग प्रथम। तो राजराज प्रथम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। राजराज प्रथम इसका आंसर आ जाएगा, इसको हमने ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक शिमार विजयतुंग वर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार निर्माण की अनुमति दी थी। बहुत ही टफ इसकी जो है वो टर्मिनोलॉजी है, शब्द इसके बहुत मुश्किल है, इसको आपको ध्यान से देखना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड में ये सेव हो जाए, ठीक है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, बी विजयालय, सी राजराज प्रथम और डी सुंदर चोल। राजराज प्रथम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चोल शासक राजराज प्रथम का शासनकाल 85 से 1015 तक रहा, 985 से 1015 ईस्वी तक। इसने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार निर्माण के लिए अनुमति दी थी। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चोलों ने किसके शासन को समाप्त कर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। चोल किसको हराकर सत्ता में आए, किसको हराकर अपने शासन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए वेंगी के चालुक्य, बी कांची के पल्लव, सी कल्याणी के चालुक्य और डी मदुरा के पांडे। तो बी इसका आंसर आ जाएगा, कांची के पल्लवों पर आकर ये सत्ता में आए थे, ठीक है। करिकाल के शासन के बाद चोलों की राजनीतिक शक्ति क्षीण हो गई तथा 9वीं शताब्दी के मध्य तक उनका इतिहास अंधकार पूर्ण हो गया। 9वीं शताब्दी के मध्य में 850 लोग लगभग चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ। उस समय हम विद्यालय नामक एक शक्तिशाली चोल राजा को पल्लवों के सामंत के रूप में उरेयूर तिरुचिरापल्ली, उरेयूर को आजकल क्या बोला जाता है, तिरुचिरापल्ली के समीपवर्ती क्षेत्र में शासन करता हुआ पाते हैं। उरेयूर ही चोलों का प्राचीन निवास स्थान था। इस समय पल्लवों तथा पांडवों के निरंतर संघर्ष चल रहे थे। पांड्यों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार कर लिया और चोल राज्य की पुनर्स्थापना की, ठीक है। वहां उसने दुर्गा का भी मंदिर बनाया था। विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक राज्य किया था। देखिए यहाँ पर क्या उसने दुर्गा का मंदिर भी बनाया था और पांड्यों को हराकर उसने क्या किया था, तंजौर पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए राजेंद्र वन प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है राजराज प्रथम और चौथा है राजाधिराज प्रथम। तो यहाँ पर राजराज प्रथम इसका ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसकी जो मंदिर के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। चोल स्थापत्य का एक बेहतरीन उदाहरण जो है वो बृहदीश्वर मंदिर है, ठीक है, जिसके निर्माण का श्रेय राजराज प्रथम को जाता है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हुआ है। यह विशाल मंदिर है जो 82 फुट लंबा है। कितना है, 82 फुट, 82 फुट लंबा है और इसका पिरामिड का आकार जो है शिखर 190 फुट ऊंचा है। इस मंदिर के 4 भाग एक दूसरे से संबंध एक ही दूरी पर बने हुए हैं। ये भाग नंदी मंडप, अर्ध मंडप, मंडप तथा गर्भगृह है, ठीक है। सारा मंदिर एक 4 दीवारी से घिरा हुआ है, ठीक है। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण अंग गर्भगृह है तथा शिखर है। पर्सी ब्राउन ने इसके बारे में क्या बोला है, पर्सी ब्राउन एक राइटर हुए, इन्होंने क्या बोला है इसके बारे में, जो बृहदीश्वर मंदिर है उसने बोला कि बृहदीश्वर मंदिर द्रविड़ शिल्पकला की सर्वोत्तम कृति तथा भारतीय वास्तुकला की कसौटी है, ठीक है। जो तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर बनाया है राजराज प्रथम ने, उसके लिए पर्सी ब्राउन क्या बोलता है, वो बोलता है कि बृहदीश्वर मंदिर द्रविड़ शिल्पकला की सर्वोत्तम कृति तथा भारतीय वास्तुकला की कसौटी है, ठीक है। ये चीजें पर्सी ब्राउन बोलता है बृहदीश्वर मंदिर के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। राजराज प्रथम के बाद उसका पुत्र जो है वो राजेंद्र प्रथम गद्दी पर बैठता है, ठीक है। वह अपने पिता की भांति महान विजेता था। राजेंद्र प्रथम ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी विजय पताका फहराने के उपरांत दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया, ठीक है। श्रीलंका को जीता था राजा प्रथम ने। फिर राजेंद्र प्रथम आ जाता है। उसके बाद राजेंद्र प्रथम ने क्या किया कि इसने जो है वो आपका सुमात्रा और ऊपर प्रश्न में देख सकते हैं क्या है, सुमात्रा और मलाया को जीता था। नीचे हम इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। तिरुवालगाडु ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार राजेंद्र प्रथम का जहाजी बेड़ा ने समुद्र पार करके श्री विजय साम्राज्य की राजधानी कटा या कडारम सुमात्रा को जीता था। वहां के शासक संग्राम विजयोतुंग दर्मन को बंदी बनाया था। राजेंद्र प्रथम ने कडारम विजय के उपलक्ष्य में कडार कोंड की उपाधि धारण की। श्री विजय साम्राज्य पर जीत के क्रम में उसने कडारम के अतिरिक्त पणई, मलयूर, मप्पपिरुडिंगम, इलंगाशोक आदि नगरों के पर भी अधिकार किया था। ये सारे स्थान मलय प्रांत में स्थापित हैं। तो किसने किया था मलाया और इस पे
सुमात्रा पर अधिकार राजेंद्र प्रथम ने किया था। देखिए आप नीचे टर्मिनोलॉजी देख सकते हैं कितनी टफ है, ठीक है। चोलकालीन जो टर्म है, चोलकालीन जो शब्द है बहुत ही टफ है। इनकी उपाधियां जो है वो भी भाषा जो है वो काफी मुश्किल है, इसको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बोलने में भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगईकोंड चोलपुरम में किसने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो आ जाएगा राजेंद्र प्रथम, ठीक है। गंगईकोंड चोलम में अलग है और तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर अलग है, ठीक है। गंगईकोंड चोलपुरम का जो बृहदीश्वर मंदिर है वो बनाया था राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल गंगम तालाब का निर्माण किसने किया था। ये जो प्रश्न है ये आया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 जो हरियाणा कॉलेज कैडर में पूछा गया था, इसमें यह प्रश्न डायरेक्टली यहाँ से पूछा गया था, तो ये भी मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए राजा प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजाधिराज और ऑप्शन डी राजेंद्र द्वितीय। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा राजेंद्र प्रथम, ठीक है। चोल वंश के महानतम शासकों में शामिल राजेंद्र प्रथम 1015 से 1044 तक इसका शासनकाल रहा। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। गंगईकोंड की उपाधि किसकी थी, राजेंद्र प्रथम की थी, ठीक है। तथा उसके उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंड चोलपुरम नामक जो है नई राजधानी भी बनाई। उसने नवीन राजधानी के निकट ही सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल जो तालाब है वो निर्माण किया था। क्या था, चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण इसने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था। राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजाधिराज। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा राजेंद्र द्वितीय, ठीक है। राजेंद्र द्वितीय राजाधिराज का अनुज था और कोप्पम के युद्ध क्षेत्र में राजाधिराज की हत्या के बावजूद इसी क्षेत्र में उसने कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके युद्ध में ही अपना राज्याभिषेक करवाया था। 1062 ईस्वी में चोल सेना द्वारा कुड्डल संगम के युद्ध में चालुक्य सोमेश्वर प्रथम को पराजित किया था, ठीक है। किसके काल में गंगईकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बना था। ऑप्शन ए परांतक वन, ऑप्शन बी राजेंद्र वन, कुलोत्तुंग वन, ऑप्शन डी विक्रम चोल। तो ऑप्शन बी जो इसका आंसर आ जाएगा राजेंद्र प्रथम, ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पराजित राजाओं से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूसी नेट में पूछा गया है कि गंगाजल जो है, गंगाजल के कलश किसने मंगाए थे बंगाल से। तो राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पराजित राजाओं से गंगाजल से पूरित कलशों को बड़े आदर के साथ सुप्रसिद्ध चोल गंग नामक नवनिर्मित तडाग में एकत्र करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, कई बार इस गंगाजल वाले टॉपिक से प्रश्न यूसी नेट में पूछा गया है, ठीक है। इस उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। उसने गंगाजल से अभिषिक्त एक जय स्तंभ भी निर्मित करवाया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, राजेंद्र प्रथम से संबंधित है और गंगाजल वाला जो प्रश्न है ये आपको यूसी नेट में देखने को 101% कई बार देखने को मिल चुका है। राजेंद्र प्रथम से तो प्रश्न बनते ही बनते हैं और ये गंगाजल वाला भी कई जो एग्जाम्स हुए हैं यूसी नेट के अलावा भी वहां भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल शासकों का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था। तो गाय था, हिरण था, हाथी था, बाघ था। यहाँ पर जो आंसर है वो बाघ आ जाएगा, ठीक है। गाय उनका जो प्रतीक चिन्ह नहीं था, हिरण भी नहीं था, हाथी नहीं था, बाघ उनका जो है वो प्रतीक चिन्ह था। उनके झंडों पर आपको देखने को मिल सकता है, मिल जाता है, आप जब भी उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। यह तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेलारू नदियों के बीच स्थित था। चोल वंश का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया है। इस वंश का महानतम शासक जो था करिकाल था। उसने कावेरीपट्टनम नामक तटीय राजधानी की स्थापना की थी। कावेरीपट्टनम पर राजधानी किसने स्थापित की थी, आपका करिकाल ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित चोल शासकों में किसने श्री विजय पर आक्रमण किया था, ठीक है। ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी कुलोत्तुंग ने, या ऑप्शन डी विक्रम चोल ने। तो आंसर बी आ जाएगा राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। चोल शासकों में राजेंद्र प्रथम एक ऐसा शासक था जिसने श्री विजय पर आक्रमण किया, ठीक है। चोलों के जहाजी बेड़े ने बंगाल की खाड़ी पार कर श्री विजय नरेश संग्राम विजयोत्तुंग वर्मन को पराजित किया। उसके 12 द्वीपों को हस्तगत किया, मतलब 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था। राजाधिराज, राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, ठीक है। तो जो अंतिम उसका ऑप्शन है वो है डी वी राजेंद्र। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा राजेंद्र प्रथम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उर क्या था, ठीक है। चोलकालीन उर क्या था। एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ प्रश्न, 4-5 प्रश्न मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ। उर क्या था, उर ग्राम की साधारण सभा था, या फिर मंडल की साधारण सभा था, या फिर नगरम की साधारण सभा था, या इनमें से कोई नहीं था। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा उर जो थी वो चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता है। उर क्या थी, ग्राम की साधारण सभा, ठीक है। चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, इसमें
शासी संस्थाएं थी, मतलब स्वायत्त शासी मतलब जैसे आजकल की ग्राम पंचायत है उस तरह की ग्राम लेवल पर अलग थी, आपका नगर लेवल पर अलग थी, ठीक है, जिला लेवल पर अलग थी, और स्वायत्त शासी थी, मतलब उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन था। जैसे पंचायत अपना एडमिनिस्ट्रेशन गांव पे करती है, पंचायत पे करती है, उसी तरह से उनके पास भी इस तरह की व्यवस्थाएं थी जो चोलों के शासन को चलाती थी, ठीक है। ये संस्थाएं जो है चोलों के पहले से विद्यमान थी, लेकिन राजेंद्र चोल ने इन्हें सुव्यवस्थित रूप से संगठित किया। उर ग्राम सभा को उदार या उर अथवा सभा कहा जाता था। कोट्टम या गांव दो प्रकार के होते थे, साधारण ग्राम जिनमें, ठीक है, अब कोट्टम गांव को क्या कहा गया है, कोट्टम कहा गया है, ठीक है। साधारण ग्राम जिनमें सभी जातियों के सदस्य रहते थे, उर कहलाते थे, ठीक है। उर कौन से होते थे, साधारण ग्राम होते थे जहां पर सभी जाति के लोग रहते थे। ऐसे ग्रामों की सभा को उर या उरार कहा जाता था। दूसरी श्रेणी के ग्राम विद्वानों को दान में दिए जाते थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरीवारियम क्या था। एरीवारियम कौन सी समिति थी, क्योंकि चौलकालीन प्रशासन जो है वो बहुत सारी समितियां संभालती थी, अलग अलग समितियों के नाम दिए गए हैं, उन नामों के आगे उनको उन कार्य दिए जाते थे कि वो कौन सा कार्य करेंगे, कौन सी समिति कौन सा कार्य करेगी। तो एरीवारम नामक एक समिति का यहाँ पर नाम आया है। तो एरीवारम क्या करती थी, ऑप्शन आप देख सकते हैं, उद्यान समिति थी, न्याय समिति थी, तड़ाक समिति थी या स्वर्ण समिति थी। तो एरीवारम जो समिति है वो तड़ाक समिति थी, ठीक है, तड़ाक मतलब तालाब की समिति थी। चोल काल के समय ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरीवारियम तालाब समिति के नाम से भी जाना जाता था, जिसका काम तालाब की देखरेख करना होता था। इसके लिए एरियायम नामक नियमित टैक्स भी लिया जाता था। इसकी सदस्य संख्या 6 थी, ठीक है। जो एरिवारम की जो एक संस्था थी, एक कमेटी थी, वो तालाब का जो रखरखाव देखती थी, उनका साफ सफाई का काम देखती थी, ठीक है। तो उनके लिए उन जो समिति थी, उस जो समिति में कितने लोग थे, 6 लोग शामिल थे। उस कमेटी में कितने लोग थे, 6 लोग शामिल थे, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन होता था। अब जो प्रशासन से है प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, तो औलन नायक या फिर शेरुंदरम या फिर वरित पोतगक या फिर पेरुमकल। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। राजस्व अधिकारी कौन होता था, वरित पोतगक, ठीक है। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। इस काल के प्रमुख शासकों में राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम का महत्वपूर्ण स्थान है। इस काल में राजस्व अधिकारी का कार्य वरित पोतगक देखते थे। राजस्व अधिकारी मतलब टैक्स सिस्टम का जो कार्य है, जैसे टैक्स कितना लगाना है, कितना लेना है, तो वो जो कार्य है, राजस्व का जो कार्य है, वो कौन देखता था, वरित पोतगक देखता था, ठीक है। सार्वजनिक भूमि पर महासभा स्वामित्व होता था। सभा के सदस्य को पेरुमकल कहा जाता था, ठीक है। जो सार्वजनिक भूमि होती थी उस पर महासभा एक बनी होती थी, वो अधिकार करती थी, और जो सभा के सदस्य थे, उस महासभा के सदस्य थे, उन लोगों को क्या कहा जाता था, पेरुमकल कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चोलों के समय उर की कार्यकारिणी क्या कहलाती थी, ठीक है। उर की कार्यकारिणी क्या कहलाती थी। ऑप्शन ए है नगरम, बी सभा, सी महासभा और डी अलुंगणम। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उर एक सामान्य प्रकार की मतलब सर्वसाधारण लोगों की एक सभा थी, ठीक है, जिसमें ग्राम, पुर या नगर दोनों सम्मिलित होते थे। उर का शाब्दिक अर्थ पुर है। इसकी कार्यकारिणी समिति को अलुंगणम कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उर की जो कार्यकारिणी सभा थी उसको क्या कहा जाता था, अलुंगणम कहा जाता था। अगला जो प्रश्न है वो 30वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। चोल काल से हम 30 प्रश्न लेकर आप लोगों के सामने आए थे। 2-4 क्वेश्चन हम 5-6 क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आए हैं, कुछ राजाओं से प्रश्न हमने बनाए हैं, कुछ उनकी उपाधियों से प्रश्न बनाए हैं। तो ये अंतिम प्रश्न है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम क्या था, कौन लोग लगान वसूली करते थे, ठीक है। कर्मचारी करते थे, राज कर्मचारी करते थे, या फिर ग्राम सभा करती थी, या फिर सामंत करते थे, या फिर कोषाध्यक्ष करते थे। तो आंसर बी इसका आ जाएगा, ग्राम सभा, ठीक है। चोलकालीन जो शासन व्यवस्था में है वो टैक्स कौन इकट्ठा करता था, ग्राम सभा इकट्ठा करती थी, ठीक है। तो ये थे 30 प्रश्न जो आज हमने आप लोगों के सामने डिस्कस किए। कुछ की मैंने व्याख्या डिस्कस नहीं की, आप वीडियो को पॉज करके वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि ये लंबी लंबी व्याख्याएं हैं, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है, आप बोर हो जाते हैं और स्किप करके चले जाते हैं। आप पूरी वीडियो देखिए, 1-2 मिनट या 4-5 मिनट देखकर आप वीडियो को छोड़ देते हैं। आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए। पूरा जब डिस्कस हम कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप चोलकालीन का जो टाइम पीरियड वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। यदि आप इस तरह से 30-30 प्रश्न, 40-40, 50-50 प्रश्न डेली डिस्कस करते रहेंगे, तो आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञानवर्धन होता रहेगा इन वीडियो के माध्यम से। क्योंकि ये जो प्रश्न है वो मैं यूसी नेट के जो पहले पूछे गए वहां से भी उठा रहा हूँ,
असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम होते हैं वहाँ से भी प्रश्न आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ। तो बहुत अच्छे प्रश्न है, क्वालिटी इन प्रश्नों में है, अच्छा कंटेंट है। आप अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। यूजीसी नेट का एग्जाम की डेट आउट हो चुकी है, वीडियो में बना चुका हूँ उस पर 20 डेज स्ट्रेटजी में आप लोगों को बता चुका हूँ, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की। तो आप वहाँ पर जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिए, वहाँ से जाकर उसको देखिए कि 20 दिन में किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं और किस तरह से हम टॉपिक सिलेक्शन, जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी मैं बता चुका हूँ कि 20 दिन में आप अपनी तैयारी को किस तरह से और मजबूत कर सकते हैं और अधिक दम के साथ और अधिक मजबूती के साथ आगे यूसी नेट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, देखते रहिए द हिस्ट्री वाला। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।